हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर के। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पीवाईक्यूज को ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट जो है रिपीट भी होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक इंजीनियर है, वो एक फैक्ट्री को विजिट करता है। तो इनिशियली फर्स्ट 15 डेज में वो 4 विजिट करता है, एग्जैक्टली 4 विजिट्स। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने तरीके से वो फर्स्ट 15 डेज में विजिट कर सकता है कि अगर जो विजिट्स हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी जो विजिट्स हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, कंडीशन दी गई है, इट इज़ मैंडेटरी दैट नो 2 विजिट्स टेक प्लेस ऑन कंसेक्यूटिव डेज। तब 2 विजिट्स के बीच में गैप होना चाहिए। दोस्तों, लेट सपोज हम 15 डेज को मार्क कर लेते हैं पहले। 9, 10, 11, 12, 14, 15, ये 15 डेज है। तो अगर फर्स्ट विजिट इस दिन होती है तो सेकंड विजिट इस दिन नहीं होगी। इसी तरह सेकंड विजिट अगर इस दिन होती है तो थर्ड विजिट इस दिन नहीं होगी। इसी तरह थर्ड विजिट इस दिन होती है तो फोर्थ विजिट जो है इस दिन नहीं होगी, किसी और दिन होगी। 2 कंसेक्यूटिव विजिट्स के बीच में गैप होना चाहिए, कंसेक्यूटिव डेज पर विजिट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 15 दिन है, 15 में से 4 दिन हमें विजिट करना है, तो 11 दिन विजिट नहीं करना है। तो 11 जो है ये क्रॉस हो जाएंगे, हमारे पास 11 क्रॉस हैं और 4 टिक्स हैं। तो हमें 11 क्रॉस और 4 टिक्स को 15 दिन में यानी 15 पोजीशन पे अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 टिक्स के बीच में कम से कम एक क्रॉस जरूर हो। ठीक है, तो ये आपके 11 क्रॉस हैं, इनके बीच में आपके पास ये गैप्स हैं। इन गैप्स में आप टिक्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास कितने गैप्स अवेलेबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 पोजीशंस आपके पास अवेलेबल हैं। इन 12 पोजीशंस में आपको 4 टिक्स को फिल करना है। तो आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 12C4, आपके पास 11 क्रॉस और 4 टिक्स हैं। इनको आपको अरेंज करना है इस तरीके से कि कोई भी 2 टिक्स के बीच में कम से कम एक क्रॉस जरूर हो, कोई भी 2 टिक्स जो है वो साथ में ना हो। तो आप 12C4 तरीके से इन गैप्स को फिल कर सकते हैं। और अरेंजमेंट की जो बात आएगी, तो 11 क्रॉस को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 1, क्योंकि सेम सिमिलर है। इसी तरह टिक्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 1। तो यह हो गया आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4। ये हो गया 12, 11, 10, 9, डिवीजन में 4, 3, 4 3 12, ये हो गया आपका 495। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा अप्रोच लगाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको 4 रूम्स अवेलेबल हैं। उन 4 रूम्स में आपको 6 पर्सनस को एकोमोडेट करना है और कंडीशन क्या दी है कि ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन एट लीस्ट 1 पर्सन, मतलब हर रूम में कम से कम 1 पर्सन हो और एट मोस्ट 2 पर्सन हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके 4 रूम्स हैं, एटलीस्ट 1 पर्सन आपको एकोमोडेट करना है, आपने कर दिया। इसके बाद 2 बच गए 6 में से, 6 में से 4 आपने कर दिए, 2 और बच गए। तो उन 2 को आप कर सकते हैं, यानी कि 2, 2, 1, 1। इस तरह का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इस तरह का आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। 6 लोगों को आपको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, 1, 1, 2, 2। तो ग्रुपिंग के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से एक फैक्टोरियल 2 आ गया। दोस्तों, ये तो हो गई ग्रुपिंग। अब इनको आप अरेंज भी कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 वेज में। ये हो गया फैक्टोरियल 4। तो आपका आंसर हो गया 6, 5, 4, 3, 2 मल्टीप्लाई में 4, 3, 2
डिवाइड में आ गया 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 से 6 5 30 30 0 90 90 0 180 180 6 जा 0 8 0। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेई में पहले भी एक सवाल आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, इसे क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकते हैं जेई के एग्जाम में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ABCDE 5 पर्सन जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, A B C D और E, 5 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा रखा है। अब कहा गया है कि ईच ऑफ देम इज गिवन ए हेड ऑफ वन ऑफ 3 कलर्स RBG। तब RB और G कलर की हेड्स हर पर्सन को दी हुई है। किसी को R कलर की मिलेगी, किसी को B कलर की मिलेगी और किसी को G कलर की मिलेगी। और कहा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, और कहा है कि पर्सन्स सिटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर हेड। यानी कि अगर इसको R मिली है तो इसको B या G मिलेगा। मान लीजिए B मिला, इसको G मिला, इसको R मिला, इसको B मिला। अब दोस्तों अगर आप हेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह की हेड जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी। मान लीजिए यहाँ मैंने इसको R दे दिया, फिर यहाँ भी मैंने R दे दिया, तो मैं यहाँ पे R नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एडजेसेंट मैच कर जाएगा। तो कोई भी हेड जो है 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती। मान लीजिए R की 2 आ गई, B की भी 2 आ गई, तो G की 1 ही आएगी, टोटल 5 है। इसी तरह R की 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 2 आ गई। इसी तरह R की 2 आ गई, इसकी 1 आ गई, इसकी 2 आ गई। इस तरीके से हमारे 3 केस बनेंगे। अब दोस्तों जिस तरीके से इसके अरेंजमेंट होंगे उसी तरह से इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। तो हम इसके अरेंजमेंट कैलकुलेट करते हैं, उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हमने G कलर की कैप को डिस्ट्रीब्यूट किया। दोस्तों वापस से बनाते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। तो G की कैप को हम 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो इसके हो गए 5 मल्टीप्लाई में। मान लीजिए मैंने इसको G की कैप दे दी। अब यहाँ पर मैं R भी ला सकता हूँ और B भी ला सकता हूँ। R या B, 2 तरीके से इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। एक बार दोस्तों मैंने इसको कोई नंबर दे दिया, कोई हेड दे दी, मान लीजिए मैंने इसको R दे दिया, तो यहाँ पे फिक्स हो गया B आएगा, यहाँ फिक्स हो गया R आएगा और यहाँ फिक्स हो गया B आएगा, बाकी सब फिक्स हो गए। तो ये 2 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। 5 2 जा 10, 10 वेज में इसको अरेंज किया जा सकता है। इसी तरह इसको भी 10 में, इसी तरह इसको भी 10 में। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 30 दोस्तों, 30 वेज। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम 3 कलर के हेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5 लोगों में, और कंडीशन जो है एडजेसेंट हेड्स के जो कलर है वो मैच नहीं करने चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विथ डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड इज। तो कितने नंबर हम बना सकते हैं 5 डिजिट्स के? 1 2 3 4 5। 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और नंबर का रिपीटेशन अलाउ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम रखें 1 को, तो एंड में अगर 1 आएगा तो वो नंबर 4 से कभी डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं 2, तो यहाँ पे अगर 1 लें तो 12 डिविजिबल है। इसी तरह दोस्तों 32 डिविजिबल है, एक 52 ये भी डिविजिबल है 4 से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर 3 लेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लेते हैं 4, तो 14 डिविजिबल नहीं है, 24 डिविजिबल है, 44 डिविजिबल है। उसके बाद दोस्तों 5 अगर लेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमको 5 केस मिले। अब दोस्तों हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेते हैं नंबर्स का। इसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हमारे केस हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू द पावर 4 दैट इज 625। ये हो गया दोस्तों आंसर। तो 5 केस मिले, हर केस में 5 5 5 125 केस बन सकते हैं। तो 125 पंजे 625,
टोटल 625 केस हमारे तैयार हो जाएंगे, 625 नंबर्स हमारे मिल जाएंगे हमें। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमसे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 कैलकुलेट करवाया है। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले अल्फ़ा 1 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें एक कमेटी फॉर्म करनी है। यहाँ 5 गर्ल्स दी हैं, 6 बॉयज़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन है कि हमें कमेटी फॉर्म करनी है सच दैट द कमेटी हैज़ 5 मेंबर्स हैविंग 3 बॉयज़ एग्जैक्टली एंड 2 गर्ल्स। तो एग्जैक्टली 3 बॉयज़, तो ये हो गया 63 एंड 5C2, तो 63 हो गया 20, 10 इज 200 का आंसर। तो जो अल्फ़ा 1 है हो गया 200। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अल्फ़ा 2 पे। अल्फ़ा 2 क्या बोलता है दोस्तों? अल्फ़ा 2 बोलता है कि फॉर्म द कमेटी सच दैट कमेटी हैज एट लीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अल्फ़ा 2 में हो गया दोस्तों बॉयज गर्ल्स, एटलीस्ट 2 मेंबर्स और इक्वल होनी चाहिए बॉयज और गर्ल्स। तो ये हो गया 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। 5 से ज़्यादा गर्ल्स है नहीं, तो दोस्तों ये हो जाएगा 6C1, 5C1 प्लस 62, 5C2 प्लस 6C3, 5C3 प्लस 6C4, 5C4 प्लस 6C5, 5C5। ये हो जाएगा दोस्तों 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 6 दैट इज 461। ये हो गया 461 अल्फ़ा 2। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो हम कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा 3। तो अल्फ़ा 3 बोलता है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स एट लीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। 5 मेंबर्स की कमेटी है, एटलीस्ट 2 गर्ल हैं, 3 बॉय हो गए, 3 गर्ल हैं 2 बॉय हो गए, 4 गर्ल हैं 1 बॉय हो गया, 5 गर्ल हैं 0 बॉय हो गए। यहाँ से आ गया 6C3, 5C2, 6C2, 5C3, 6C1, 5C4 प्लस 5C5। we get 200 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 1 दैट इज 381। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब फोर्थ केस पे चलते हैं। फोर्थ केस बोलता है अल्फ़ा 4 दैट द कमिटी हैज़ 4 मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं और 4 हो सकती हैं। बट कंडीशन दी हुई है कि M1 और G1 एक साथ कमेटी में नहीं आएंगे। M1 और G1 2 स्पेसिफिक गर्ल एंड बॉय है, एक साथ कभी भी कमेटी में नहीं आएंगे। इस कंडीशन को हमें यूज़ करना है दोस्तों। तो पहले केस में 2 बॉयज़ हो सकते हैं, दूसरे में 1 और तीसरे में 0। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, ये हो गया 6C2 और 5C2। बट इस केस में M1 और G1 साथ में आ सकते हैं, तो हमें M1 और G1 के साथ में आने वाले केस को माइनस कर देते हैं। तो वो हो जाएगा 5C1 एंड 4C1। ये दोस्तों हमने वो केस माइनस कर दिया इसमें हमने M1 और G1 को कंसिडर कर लिया है। M1 और G1 कमेटी में है, मतलब हमें 2 बॉय और 2 गर्ल चुनने हैं, उसमें से हमने फिक्स कर दिया कि M1 और G1 वहाँ हैं। तो बाकी बचा एक एक हमें सेलेक्ट करना था, तो बचे हुए 5 में से हमने 1 सेलेक्ट कर लिया और 4 में से 1 सेलेक्ट कर लिया। तो ये वो केस हैं जहाँ M1 और G1 साथ में है, और ये टोटल केस है। टोटल में से M1 G1 वाले केस माइनस कर दिए, तो बचे हुए केस हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। इसी तरह यहाँ भी 6C1, 5C3 माइनस एक, इसमें हमने M1 को फिक्स कर दिया, तो M1 तो है ही, बचा दूसरा हमने 4C2 ले लिए, M1 और G1 को फिक्स कर दिया। इसी तरह यहाँ हो गया 5C4 और M1 है ही नहीं, तो कोई कंडीशंस में लगेगी नहीं। ये हो गया दोस्तों। जब इन तीनों को आप सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा
189। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्लबिंग के क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पहले भी किए होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोस्तों कहा गया है एक सेट है लेट S इज इक्वल टू 1 से 9, इसमें 9 नंबर्स हैं 1 से 9 तक के, और हमें k एक वेरिएबल दिया है कि वैल्यू 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है। अब हमें कहा गया लेट nk बी द नंबर ऑफ सबसेट्स, nk इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S के सबसेट्स के नंबर n है, इच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, nk में 5 एलिमेंट हैं, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड, में जितने k हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो हमें बताना है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। n1 क्या है, n1 नंबर ऑफ सबसेट्स हैं जिसमें एक ऑड नंबर होगा, n2 2 ऑड नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 ऑड वाला, 5 ऑड वाला। सबसे पहले n1 कैलकुलेट करते हैं कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों s जो दिया है उसमें कितने ऑड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं, 1 से 9 तक हैं, तो 1 3 5 7 9 5 ऑड नंबर हैं, और 2 4 6 8 4 इवन नंबर हैं। तो अगर n1 बनाना हो मुझे 5 डिजिट का, तो मैं लूँगा 5C1 और 4C4, क्योंकि एक ही ऑड नंबर हो सकता है, तो 5C1 लिया, तो ये हो गए 5 तरीके से। इसी तरह n2 में लूँगा 5C2 4C3, इसी तरह n3 में लूँगा 5C3 4C2, इसी तरह मैं n4 लूँगा 5C4 4C1, और n5 लूँगा 5C5। तो ये हो गए 40, ये हो गए 60, ये हो गए 20, ये हो गए 1। सम कितना हो गया, 40 प्लस 60 100, 20 26, हो गया 126। उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एन के आपको दिया हुआ है, आपको समझना है एन के नंबर ऑफ सबसेट्स को बता रहा है कि कितने सबसेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं एस के अवेलेबल नंबर्स से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक वर्ड बनाना है, हमें 10 लेटर्स दिए हुए हैं इनके कॉम्बिनेशन से। तो पहला है एक्स। एक्स क्या है, एक्स विद द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। तो इन 10 लेटर्स से हमें वर्ड्स बनाने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स जब कोई भी लेटर रिपीट ना हो तो हमें फैक्टोरियल 10 अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों वाई, लेट वाई बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। 2 बार रिपीट हो रहा है, एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी हमें 8 लेटर इसमें से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक लेटर जो रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली एक लेटर है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 10C1, 1 ले लिया हमें। अब दोस्तों 8 लेटर और चाहिए हमें, तो बचे 9 में से हमने 8 लेटर सेलेक्ट कर लिए। अब इनको अरेंज करना है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन जो 2 रिपीट हो रहे हैं वो। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन है। इन 10 में से हमें एक लेटर को यहाँ रिपीट करवाना है। मान लीजिए एक लेटर यहाँ आ गया, इसको हमने 10C1 से सेलेक्ट किया, फिर ये रिपीट होकर इसने दूसरी जगह भी रोक ली। अब हमारे पास 8 जगह खाली हैं और हमारे पास 9 लेटर्स हैं, तो 9 में से हमने 8 को फिर सेलेक्ट किया, उनको यहाँ पर अरेंज किया। अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 8 + 2 10, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये अलाइक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाई कैलकुलेट हो गया दोस्तों, वाई अपॉन 9x हो गया 10, हो गया 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन 2, डिवाइड में 9 फैक्टोरियल 10, 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, ये हो गया 10 अपॉन 2, दैट इज 5 ये आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हमें 9C8 भी लेना है। लोग ये मिस कर देते हैं कि 9C8 को मिस कर जाते हैं। 10C1 हमने लेना ही है क्योंकि उसको हमको रिपीट करवाना है। बचे हुए में से हमको 8 लेटर सेलेक्ट करने हैं, उनको फिर अरेंज करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये भी क्लबिंग का क्वेश्चन है। हमको दिया हुआ है 6 गर्ल्स और 4 बॉयज़। इनसे हमको एक टीम बनानी है 4 मेंबर्स की। ठीक है, हमारे पास है 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं। इनसे हमें टीम बनानी है 4 मेंबर्स की, और इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। जो टीम का फॉर्मेशन है वो इंक्लूड करता है सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन फ्रॉम अमॉन्ग द 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स में से एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो 4C1 तरीके हो गए। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय और 0। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द टीम। एक बॉय अगर है तो 3 गर्ल्स हो गई, 0 बॉय है तो 4 गर्ल्स हो गई। ये तरीके हो गए 6C3 4C1। ये हो गए 6C4। तो चलिए नंबर ऑफ वेज हमारे हो गए 6C3 4C1 प्लस 64 मल्टीप्लाई में 4C1, क्योंकि हमें कैप्टन भी सिलेक्ट करना है। 63 कितना हो गया, 63 हो गया 20, 24 जा 80 प्लस 64 हो गया 15 मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि 95 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 380। क्या आंसर। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, क्लबिंग का क्वेश्चन है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको कैप्टन का सिलेक्शन भी करना है, क्योंकि फॉर्मेशन जो है टीम का वो कैप्टन के सिलेक्शन को भी इंक्लूड कर रहा है। कैप्टन के सिलेक्शन होने के बाद ही आपका काम खत्म होगा, तो इसलिए आपको कैप्टन के सिलेक्शन को भी मल्टीप्लिकेशन में डालना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि लेट n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue। सारी लड़कियां एक साथ खड़ी हैं, गर्ल्स में कंजिक्यूटिवली खड़ी हैं। वो बता रहा है n को। n जो है नंबर ऑफ वेज है 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, इनको अरेंज किया है एक क्यू में। बट जो पांचों की पांचों लड़कियां हैं वो एक साथ हैं, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। 5 और 1 6 ऑब्जेक्ट हो गए, इसको फैक्टोरियल 6 से हम अरेंज कर सकते हैं, और इन 5 लड़कियों को इंटरनली हम फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है m। m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively। मतलब 4 लड़कियां consecutively हैं, तो 5 boys 4 गर्ल एंड 1 गर्ल को जी डैश बोल देते हैं। इनको अरेंज करना है हमें, और नंबर ऑफ वेज को बोलना है m। दोस्तों 4 गर्ल्स को जब हम अरेंज करेंगे, अगर हम इनको कंबाइन कर लें, तो कंबाइन करने में क्या होगा कि कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ ये वाला g और g डैश कंजिक्यूटिव हो जाएंगे। बट हमें कहा गया है कि हमें एग्जैक्टली 4 गर्ल्स को कंजिक्यूटिव होना है, 5 गर्ल्स को कंजिक्यूटिव नहीं होना है। तो हमें केस बना के करना पड़ेगा इस सवाल को। हम पहला केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि जब जो 4 गर्ल्स हैं ये कॉर्नर्स में है, मान लीजिए यहाँ पर है। दूसरा इसका हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये वाला निकाल लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 गर्ल्स यहाँ पर हैं, तो इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, 5C4, 5 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया पहले, फिर इन 4 को अरेंज कर दिया। अब जो ये 1 जी डैश है, ये जी डैश यहाँ 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 इन 5 जगह पर आ सकता है इस केस में। तो जी डैश को अरेंज करने के हो गए 5 तरीके। अब बचे हुए 5 लड़कों को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अगर इस कॉर्नर पे 4 गर्ल्स हैं, अगर इस कॉर्नर पे 4 गर्ल्स है तो दूसरा केस हो जाएगा। तो ये हो गया 2 ना, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 10 इंटू फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 5। अब दोस्तों हम लेते हैं केस 2। जब हमारी 4 लड़कियां जो ग्रुप की है वो कॉर्नर्स में नहीं है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये कॉर्नर्स में नहीं है तो ये बीच में आएंगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। यहाँ से यहाँ तक इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो ये ग्रुप बनाए, या ये ग्रुप बनाए, या ये ग्रुप बनाए, या फिर ये ग्रुप बनाए, या फिर ये ग्रुप बनाए। तो 1 2 3 4 5, इनके पास 5 जगह हैं जहाँ पे ये अरेंज हो सकती हैं। तो ये हो गया 5c4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बचा हमारा सिंगल गर्ल जी डैश। तो जी डैश को अरेंज करने के लिए पहले हम इन 4 गर्ल्स को अरेंज कर देते हैं। मान लीजिए चारों गर्ल्स यहाँ अरेंज हो गई है, ये हमारा 4g हो गया। तो इसके बाद जी डैश को हम यहाँ नहीं डाल सकते और यहाँ भी नहीं डाल सकते। तो जी डैश के लिए हमारे पास बचे 1 2 3 4, 4 जगह। तो जी डैश 4 तरीके से अरेंज हो सकता है। बचे हुए में फैक्टोरियल 5 बॉयज़ अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5। केस 2 में हो गया 20, केस 1 में हो गया 10। तो ये हो गया टोटल दोनों का कंबाइन 30 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। अब हमें निकालना है m/n। m हो गया 30 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5। n हो गया 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो गया 5, ये हो गया 5। दोस्तों सेकंड जो है m का कैलकुलेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए कैसे अरेंज किया है। 4 गर्ल्स और 1 जो गर्ल्स जी डैश जिसको हमने बोला है, इनको हमें सेपरेट रखना है। एग्जैक्टली 4 गर्ल्स को ही कंसेक्यूटिव होना है बस। इसको सेपरेट रखने के लिए हमें अलग अलग केस बना के सॉल्व करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, और भी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपका दूसरा तरीका हो, बट आंसर हमारा आना चाहिए और कॉन्सेप्ट सही लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जेईई में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को रिपीट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है हमारे पास 6 कार्ड्स हैं, 6 एनवलप्स हैं। तो इनको नंबर किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और कहा गया है कि इन कार्ड्स को एनवलप में हमें डालना है। बट कंडीशन ये है कि एक एनवलप में एक ही कार्ड आए, और दूसरा नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर। तब एक नंबर का कार्ड जो है वो एक नंबर के एनवलप में नहीं आना चाहिए, किसी और एनवलप में जा सकता है। और आगे एक और कंडीशन दी गई है, एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवलप नंबर 2। और हम ये कह दिया गया है कि 1 नंबर का कार्ड 1 नंबर में तो नहीं जाना है, बट वो सिर्फ 2 नंबर में ही जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिकली डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो, तो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n समेशन -1 की पावर k अपॉन में फैक्टोरियल k। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे n है फैक्टोरियल 6, ये हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 प्लस 1 फैक्टोरियल 6। तो अगर आप सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 360 माइनस 120 प्लस 30 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 265। तो दोस्तों टोटल केसेस हो गए। इन केसेस में डी अरेंजमेंट होगा, यानी कि 1 नंबर का कार्ड जो है वो 1 नंबर के एनवलप में नहीं जाएगा, 2 नंबर का कार्ड 2 नंबर में नहीं जाएगा, 3 नंबर का 3 नंबर में नहीं जाएगा, बाकी सब में जाएगा। तो टोटल केसेस हो गए। तो अगर 1 नंबर का कार्ड 1 नंबर में नहीं जाता है, तो 1 नंबर का कार्ड जाएगा 2 नंबर के एनवलप में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में और 6 नंबर में। टोटल 1 2 3 4 5, 1 नंबर का कार्ड टोटल 5 एनवलप्स में जाएगा, टोटल 265 केसेस में। तो अगर एक एनवलप में जाने का निकालो तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया 53 केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये 2 नंबर में जाएगा, 53 में 3 नंबर में जाएगा, 53 में 4 नंबर में, 53 में 5 में, 53 केसेस में 6 नंबर में जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि केवल वो केस निकालो जिसमें
1 नंबर का कार्ड केवल 2 नंबर के एनवलप में जाता है। ये दोस्तों हमसे कहा गया है कि हमें सिर्फ वो केसेस कंसिडर करने हैं डी अरेंजमेंट में से केवल वो केस कंसिडर करने हैं जिसमें 1 नंबर का कार्ड ओनली 2 नंबर के एनवलप में जा रहा है। तो ये सारे इक्वल केसेस हैं, तो 2 नंबर के केस हो जाएंगे 53। तो 53 केसेस ऐसे होंगे जिनमें 1 नंबर का कार्ड 2 नंबर के एनवलप में जा रहा है। ये एक हमने कंडीशन फिक्स कर दी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया 53। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डी अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। डी अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए और ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है एन, जो कि एक इंटीजर है और 2 या 2 से बड़ा है। अब हमें कहा गया है कि एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें एक सर्कल पर लेने हैं। एक सर्कल हमने बना दिया, फिर हमने एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए और कहा गया जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय ए लाइन। को ऐसे लाइन से जोड़ना भी है इनको, ठीक है। और कहा गया कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू। जो एडजेसेंट पेयर्स हैं उन्हें हमें ब्लू से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट पेयर को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया और जो रेस्ट है उनको रेड से रिप्रेजेंट करना है। रेस्ट को हम रेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इंडिकेटिव बनाया, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब दोस्तों कहा गया है कि द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एन। तो दोस्तों सबसे पहले ब्लू लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे, एन पॉइंट्स हैं तो ब्लू लाइन सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे दोस्तों। एन पॉइंट्स को मिला दिए तो एन लाइन्स हो गई। इसी तरह दोस्तों रेड लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे दोस्तों, अगर नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी अगर एन पॉइंट्स है तो NC2। इनमें से अगर हम एन सेगमेंट माइनस कर दें जो कि ब्लू है तो NC2 माइनस एन हमारे रेड हो गए। अब कहा गया दोनों इक्वल हैं तो NC2 माइनस एन इज इक्वल टू एन, टोटल एन अपॉन एन माइनस 2 इज इक्वल टू 2n, टोटल 2। यहाँ से हो गया n इंटू में n माइनस 1 इज इक्वल टू 4n, n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n इज इक्वल टू 0, n इंटू में n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5। फिर दोस्तों n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बताया गया तो n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, n इज इक्वल टू 5 होगा। ये कंडीशन को आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, हमारा n इज इक्वल टू आ गया 5। ये भी दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स। 5 बॉल्स को आपको 5 जो डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं उनको आपको 3 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन क्या है कि हर आदमी को कम से कम एक बॉल मिले। ठीक है, तो ये आपके तीनों आदमी हैं, 5 बॉल्स हैं डिफरेंट, एक एक तीनों को दे दी। अब 2 बची हैं, 2 आप किस तरीके से दे सकते हैं, या तो 2 को एक एक दे दें या एक को दोनों दे दें। यानी कि ये केस हो जाएगा 1 2 2 या फिर ये केस हो जाएगा 3 1 1। 2 केस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आप देख सकते हैं ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। 5 बॉल्स हैं, एक केस में 1 2 और 2 दी है, दूसरे केस में 3 1 और 1 दी है। तो केस 1 ले लेते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 1 2 और 2। तो इसमें ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी दोस्तों, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ये तो हो गई ग्रुपिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, फैक्टोरियल 3। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये कैसे करते हैं, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं सेम अमाउंट में, यानी कि 2 2 की हमने 2 ग्रुपिंग की है तो इसका स्क्वायर हो गया
अगर 3 होती तो क्यूब हो जाता, तो जितना स्क्वायर या क्यूब होता है उतना ही फैक्टोरियल हम और डिवाइड कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसका ग्रुपिंग का। अगर आप इसकी डेरिवेशन जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों ये हो गया 5 4 3 2 3 2 डिवाइड में 2 2 2 2 2 से 2 2 चला गया, अरे 2 चला गया, 5 2 10, 10 9 जा 90। ठीक है दोस्तों, 90 हो गया। तो लेते हैं केस 2। केस 2 हो गया 1 1 3। उसमें ग्रुपिंग हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। 5 4 3 60 1 प्लस 2, तो टोटल केस हो गए 1 प्लस 2 दैट इज 60 प्लस 90 150। आपका आंसर हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 150, आंसर हो गया आपको। दोस्तों ये भी ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, अगर ग्रुपिंग आपको आती है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको ग्रुपिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, उससे भी ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस P/Q सीरीज का, जे एडवांस का। ये क्वेश्चन 2012 में आया था दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सबसे पहले ये डिफाइन कर रहा है एन को। एन क्या है दोस्तों, एन बता रहा है नंबर ऑफ एन डिजिट इंटीजर्स जो 0 और 1 से बनाए जा सकते हैं। कंडीशन ये है एन डिजिट है पहली बात, दूसरा 0 और 1 से बनाए जा सकते हैं, और सच दैट नो कंजिक्यूटिव डिजिट इन देम आर 0। कंजिक्यूटिवली 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड है बी एन। बी एन बता रहा है एन डिजिट इंटीजर्स कोई जो 1 से एंड कर रहे हैं, मतलब ए एन आपने बनाए, बहुत सारे नंबर ए एन में बने, तो ए एन में जो नंबर्स 0 से एंड कर रहे हैं वो सी एन हो गया, और जो नंबर्स 1 से एंड कर रहे हैं वो बी एन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका। आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ B6। दोस्तों B6 जो है वो 6 डिजिट नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा। अब बी की कंडीशन है 1 से एंड होना, तो अब यहाँ केस क्या बन सकते हैं। पहला, मान लीजिए एक भी 0 नहीं है, नो 0, तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1 एक तरीके से। दूसरा हो गया 1 0। 1 0 कितने तरीके से सकता है, 4 प्लेसेज हैं, तो 4C1 तरीके से आप 0 रख सकते हैं, तो ये हो गया 4। दूसरा हो गया एक था। थर्ड हो गया दोस्तों 2 0। अगर 2 0 हैं कैसे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, या फिर यहाँ और यहाँ आ जाए। कंसेक्यूटिव 0 नहीं हो सकते, तो 3 केस बन सकते हैं। तो इसी तरह 3 नंबर बन जाएंगे 2 0 से। 3 0 का केस नहीं आ सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो टोटल हो गए 3 + 4 + 1 8 केसेस। तो B6 जो है वो 8 नंबर्स होंगे। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल था ये भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। इसका सेकंड पार्ट में दोस्तों हमसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, A1 A2 A3 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। A1 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बनेगा 1, एक ही नंबर बनेगा। A2 में दोस्तों 2 नंबर बन सकते हैं, 1 0 और 1 1। A3 में दोस्तों बन सकते हैं 1 1 0 1 1 1 1 0 1। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारा A3 है इसमें 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 1 है, तो 1 + 2 3, यानी कि A3 = A1 + A2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि A17 = A16 + A18। ये हो गया करेक्ट। वैसे तो दोस्तों एक आंसर करेक्ट हो गया, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आंसर हमारा मिल गया।
बट हम आगे चलते हैं। अब B1 देखिए, B2 देखिए और B3 देखिए। तो जो B1 है दोस्तों हो जाएगा 1, B2 जो हो जाएगा 1 1 और B3 जो हो जाएगा वो जाएगा 1 1 1 और 1 0 1। इसमें से जो एंड में 1 वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ 2 नंबर है। देखिए ये प्लस ये आ रहा है, यानी कि B3 इज इक्वल टू B1 प्लस B2। ठीक है दोस्तों। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं C1, C2 और C3। C1 जो होगा 0 है दोस्तों, C2 जो होगा वो हो जाएगा 1 0, C3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 0। तो C3 जो है 1 प्लस 0 1 हो गया, तो ये C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा कह सकते हैं C17 इज इक्वल टू C16 प्लस C15। तो यहाँ अनइक्वल कर रखा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। B17 इज इक्वल टू B16 प्लस C16। तो अब देखिए B3 इज इक्वल टू B2 प्लस C2 हो रहा है क्या? B3 इज इक्वल टू 2 B2 प्लस C2 हो रहा है, तो ये भी सही है दोस्तों, बट यहाँ भी अनइक्वल का साइन है तो ये भी गलत हो गया। अगला बोला है दोस्तों A17 इज इक्वल टू C17 प्लस B16। तो अब देखिए A3 है 3 और C3 है 1, तो A3 इज इक्वल टू C3 प्लस B2 हो रहा है क्या? C3 है 1, B2 है 1 और A3 है 3, ये नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर यही है दोस्तों 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये थे हमारे जेई एडवांस के PYQs लास्ट 9 ईयर्स के। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है दोस्तों। इन PYQs को आप देख के जाइए ज़रूर, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई PYQ के साथ। गुड बाय।